स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 17 जुलाई की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएन के द्वारा गिलर्मो कानो अवार्ड ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बता दूं मैं आपको, इससे किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, गिलर्मो कानो अवार्ड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे बोलते हैं सेल, इसके अध्यक्ष कौन हैं? सेल के। कर्मी बोट ये किस राज्य ने बनाया है? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनको खाना या दवा वगैरह देने के लिए। जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? स्पेनिश फ्लू को। माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव ये किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, यानी कि जो ज़रूरत के सामान हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 इसका विषय क्या था? ओके, विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस 2020। ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखेंगे आंसर्स। गिलर्मो कानो अवार्ड मिला था कोलंबिया की ये पत्रकार हैं जिनका नाम है जिनेथ बड़ोया लीमा। जिनेथ बड़ोया लीमा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं जो आपको पीडीएफ देता हूं डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक रहता है, पीडीएफ के लास्ट में इन क्विज के आंसर लिखे रहते हैं। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लास्ट में जाके देखोगे उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कर्मी बोट ये शुरू किया है केरल ने। जीवन अमृत योजना ये चला रहा है कौन? ये चला रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके। 1918 में स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसका नाम था H1N1। उसको H1N1 नाम से भी जाना जाता है। ओके। माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव इसको बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, आईआईटी बॉम्बे ने। हेल्प मी मोबाइल ऐप ये है हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा का। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब होता है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट्स में लिख के। इसका थीम मैं बताता हूँ आपको। इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ओके, आवर वर्ल्ड इस बार का ये थीम था। ठीक है। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसे स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विराट कोहली को, ब्रेट ली को। ओके, ब्रेट ली को घोषित किया गया है ये। और पोकर स्टार के भी अभी बने थे। पोकर स्टार एक गेम होता है पोकर ताशों का, तो उसका एक ऐप है, उसके बने हैं MS धोनी। MS धोनी। और JSW एक सीमेंट है, मैंने बताया है, इसका भी मैंने बताया है। JSW सीमेंट इसके बनाए गए थे हाल ही में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। क्लियर है ना? सदियों पुरानी केर पूजा, बहुत सालों पुरानी है ये। ठीक है, सदियों पुरानी है। इसको किस राज्य में मनाया गया हाल ही में? केर पूजा मनाई जाती है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में एक पूजा और होती है, उसी के बाद ये पूजा होती है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के बाद ही ये पूजा होती है केर पूजा। तो ये भी याद रखना, खर्ची पूजा भी होती है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो CM हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। और यहाँ पे नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है, एक तो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और एक है राजबरी नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क। और यहाँ पे राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा भी है। ठीक है, यहाँ के राजा थे ये वीर विक्रम माणिक्य किशोर, ये हवाई अड्डा है। और यहाँ नीर महल भी है जो पानी के बीचों बीच बना है। ठीक है, नीर महल, तो ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? उपाध्यक्ष नियुक्त किया है ADB ने किसे? अशोक लवासा को।
ये हमारे चुनाव आयुक्त हैं। अब देखना, ये चुनाव आयुक्त हैं। अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो है सुनील अरोड़ा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा, लेकिन चुनाव आयुक्त अगर पूछे तो केवल इस अशोक लवासा। तो इनको बनाया गया है एडीबी का। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी, और इसके जो हेड हैं वो हैं मसात्सुको आसाकावा। मसात्सुको आसाकावा इसके हेड हैं। खुला आसमान समझौता, या इसे इंग्लिश में कहो तो ओपन स्काई एग्रीमेंट, इसको भारत के साथ करने की इच्छा व्यक्त की है। किस देश ने की है ये व्यक्त करी है किसने? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ओके। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में एक बात बता दूं आपको, एक मेला होता है जिसका नाम है अबू धाबी पुस्तक मेला, अबू धाबी बुक फेयर। इसमें जो गेस्ट कंट्री था वो था इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यूएई में ही एक शहर है जिसका नाम है शारजा। शारजा, यहाँ पे भी एक पुस्तक मेला होता है जिसका नाम है शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो इसमें अगर गेस्ट कंट्री पूछे वो था मैक्सिको। तो दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों का आंसर ध्यान से लगाना। और ओपन स्काई ट्रीटी की अगर बात करें, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था किसने? अमेरिका ने, हाल ही में थोड़े दिनों पहले। ओपन स्काई ट्रीटी ये होती है कि देश एक दूसरे देशों के ऊपर नज़र रखते हैं, इसका मतलब वो ये होता है। लेकिन ओपन स्काई एग्रीमेंट ये होता है कि जैसे अगर भारत और यूएई के बीच में हो जाता है तो इन दोनों देशों के बीच में कई फ़्लाइट्स चल सकती हैं। फिर अभी जैसे लिमिटेड हैं, अभी जितनी फ़्लाइट्स के रजिस्ट्रेशन हुए होंगे कि ये फ़्लाइट जा सकती है तो वही जा सकती है। लेकिन जब ये हो जाएगा तो फिर कितनी भी फ़्लाइट आ जा सकती हैं, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ आती जाती है ना इंटरनेशनल जो फ़्लाइट, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ओके। और यूएई के बारे में एक बात और बता दूं मैं, कि एक पहले अरब व्यक्ति जो बने हैं इस पे अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, उसमें जाने वाले, उनका नाम है हज़ा अल मंसूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा। ओके। हज़ा अल मंसूरी पहले व्यक्ति बने हैं, पहले अरब व्यक्ति बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए हैं। तो ये भी याद रखना। हाल ही में एप स्टार 6D एक दूरसंचार उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ चीन में एशियन गेम्स होंगे 2022 के। तो एशियन गेम्स जो 2022 में होंगे वो होंगे हंगजो में, हंगजो, ठीक है। और एशियन पैरा गेम्स अगर बात करें, एशियन पैरा गेम्स, तो ये भी होंगे 2022 में हंगजो में। तो ये दोनों तो आपको याद करने की वैसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही जगह होंगे। ठीक है, 2022 में ही होंगे, पैरा की बात करें चाहे नॉर्मल की बात करें। लेकिन अगर कहें आपसे एशियन यूथ गेम्स, एशियन यूथ गेम्स कहाँ होंगे? एशियन यूथ गेम्स होंगे आपके शंटो में। ये भी चीन में होंगे लेकिन शहर अलग है, शंटो में 2021 में। ठीक है। लेकिन एशियन यूथ पैरा गेम्स, एशियन यूथ जो पैरा गेम्स होंगे वो होंगे 2021 में बहरीन में। तो बहुत सारे मतलब 4 गेम्स हो गए ये एशियन के ऊपर, तो इनको याद रखना आप लोग। ओके। अगला है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? गूगल ने खरीदी है 7.7% हिस्सेदारी का निवेश करने को कहा है गूगल ने। और ये कितना होता है, ये लगाया जाए तो वैसे 3 या 4 बिलियन डॉलर है, लेकिन अगर भारतीय रुपए में कहें तो 33,737 करोड़ रुपए, 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने को कहा है गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो ये भी याद रखना। और गूगल का एक ब्लाइंड फ्रेंडली कीबोर्ड है जिसको बोलते हैं टॉकबैक। टॉकबैक ये ब्लाइंड फ्रेंडली कीबोर्ड है गूगल का। और गूगल ने DigiPivot एक कार्यक्रम भी शुरू किया है वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, DigiPivot। और गूगल ने जियो ने अभी कई चीज़ें लॉन्च की हैं, जैसे कि जियो मीट करके एक ऐप लॉन्च किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जियो मीट। ओके। और जियो ग्लासेस को भी लॉन्च करने को कहा है, आपने अगर देखा हो अभी हाल ही में। और जियो TV प्लस भी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, जियो TV प्लस क्या है? इसमें यह है कि जैसे आपका हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, या फिर अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है, ठीक है, इन सब की सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगी।
इन सब के सब्सक्रिप्शन एक में ही मिलेंगे। Z5 है, अभी आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, अगर ये आ जाएगा तो फिर इसका सब्सक्रिप्शन ले लो तो सारे वो चीज़ें आपको इसी पे मिल जाएंगी। तो ये है जियो टीवी प्लस। जियो ग्लास है जिसमें मतलब आपको ऑगमेंटेड रियलिटी वाली चीज़ें दिख सकती हैं। ये है जियो ग्लासेस। तो ये सब चीज़ें हैं जियो के बारे में आपको याद रखनी है। सेबी जैसे बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इन्होंने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, एक ये पुनर्गठन किया गया है वैसे, जो भारत में म्यूचुअल फंड के विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वो पैसा उतना सेफ नहीं रहता है क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब किसी कंपनी में लगाते हैं और फिर वो कंपनी शेयर मार्केट में पैसा लगाती है तो वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो देख के पैसा लगाते हैं कि कब पैसा लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। हम डायरेक्ट लगा देते हैं शेयर मार्केट में। तो किसी के माध्यम से पैसा लगाना, किसी कंपनी के माध्यम से पैसा लगाना शेयर मार्केट में, वो कहलाता है म्यूचुअल फंड, और ये रिस्की कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट पैसा लगा दें तो हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो ये रिस्की ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस है शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाना या म्यूचुअल फंड में। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, जब किसी के माध्यम से हम पैसा लगाते हैं। तो इसके विकास के लिए एक संबंधित एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है ऊषा थोराट समिति। ठीक है, सेम इसी चीज़ के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है जानकी वल्लभ समिति 2013 में। जानकी वल्लभ कमेटी 2013 में बनाई गई थी इसी चीज़ के लिए, म्यूचुअल फंड के विकास के लिए। लेकिन अब बनाई दी गई है ऊषा थोराट समिति इसी चीज़ के लिए, और सेबी ने बनाई है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके हेड हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी, ये भी याद रखना। और इससे रिलेटेड मैं 3-4 समितियां आपको बता दूं, ठीक है, लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है KS रेड्डी समिति बनाई गई है। KS रेड्डी, ये किस लिए है? ये इसलिए बनाई गई है कि भारत में कोरोना वायरस के कारण मानव अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, मानव अधिकारों पर। ठीक है, तो इसके लिए बनाई गई है KS रेड्डी समिति, और इसको बनाया है NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। ठीक है, किस लिए? कि कोरोना वायरस के कारण मानव अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके लिए है KS रेड्डी समिति। दूसरी समिति है BP कार्तिकेय समिति। BP कार्तिकेय समिति, और ये बनाई है NGT के द्वारा। ठीक है, और ये बनाई किस लिए गई है? जो असम में बागजान कुआं है उसमें जो विस्फोट हुआ था, उसकी समीक्षा के लिए। इस बागजान कुएं की समीक्षा के लिए 2 समिति बनाई गई हैं, एक तो BP कार्तिकेय और एक है SCL दास समिति। SCL दास समिति, तो SCL दास समिति बनाई है केंद्र ने। ठीक है, केंद्र ने, जबकि BP कार्तिकेय समिति बनाई है NGT ने। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, दोनों हैं बागजान कुआं से रिलेटेड, बागजान कुआं की समीक्षा करने के लिए। अच्छा, अगली समिति है वो है उदय कोटक समिति। उदय कोटक, ये सारी समिति इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। उदय कोटक समिति ये भारत में बनाई गई है, IBBI ने बनाई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किस लिए? कि दिवालियापन का जो कानून है उसकी समीक्षा की जा सके। ठीक है, भारत में जो दिवालियापन का कानून है उसकी समीक्षा करने के लिए उदय कोटक समिति। और एक समिति है जिसका नाम है G किशन रेड्डी समिति। G किशन रेड्डी समिति, बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सारी समिति अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे सकते हो। G किशन रेड्डी समिति ये बनाई गई है जो फ्रीडम फाइटर हैं भारत में, उनके विकास और सुरक्षा के लिए, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी उनके विकास के लिए। और एक समिति और मैं बता दूं आपको, एक है जिसका नाम G श्रीनिवासन समिति। G श्रीनिवासन समिति किस लिए है? ये बनाई है IRDAI ने, एडई ने बनाई है। ये किस लिए? कि भारत में जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर जो श्योरिटी बॉन्ड मिलते हैं उनकी समीक्षा के लिए, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो श्योरिटी बॉन्ड कैसे दिए जाएं, इसकी समीक्षा के लिए ये बनाई गई है G श्रीनिवासन समिति। तो ये सब समितियां आपको याद रखनी हैं। ओके, अगला है भारत में यूके में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला कौन सा नंबर का देश बन गया है? अच्छा, भारत देखो, पहले तो मैं ये बता दूं, फर्स्ट जो देश है वो है US फर्स्ट देश है जिसने
यूके में सबसे ज़्यादा निवेश किया है एफडीआई के जरिए, और भारत आ गया है सेकंड नंबर पे। तो इसका आंसर है दूसरा। ठीक है, भारत है सेकंड नंबर पे एफडीआई के मामले में यूके में इन्वेस्ट करने वाला। और यूके के साथ हम एक दो वो भी करते हैं युद्धाभ्यास, जिसका नाम है अजय वॉरियर। एक तो है अजय वॉरियर, ठीक है, एक है कोंकण, कोंकण एक्सरसाइज, और एक करते हैं हम इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो ये सब आपको याद रखना है। इटोलिजुमैब, ये दिख रही है आपको दवा, इटोलिजुमैब इंजेक्शन है ये। एआरडीएस, एआरडीएस बोलते हैं, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके जो मरीज होंगे, और अगर वो कोरोना भी अगर उनको हो गया होगा, तो इनके इलाज के लिए किस संगठन ने एक इंजेक्शन लॉन्च किया है, इसका नाम है इटोलिजुमैब। इसको लॉन्च किया है डीसीजीआई ने, मतलब इसको लॉन्च करने की मंजूरी दी है डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है बायोकॉन कंपनी ने, इस इंजेक्शन को बनाया है बायोकॉन। और बायोकॉन की चेयरमैन मैंने आपको कई बार बताया है किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ, जिनको आईसीएमआर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था, याद है आपको। और इनको ऑस्ट्रेलिया ने भी अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हागिया सोफिया संग्रहालय, एक संग्रहालय था, इसको मस्जिद में बदल दिया गया है। ये किस देश में स्थित है, ये है टर्की में, टर्की, टर्की की राजधानी है अंकारा, अंकारा। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि गुल मकई एक फिल्म बन रही है, ये किस महान व्यक्तित्व के ऊपर बनाई जा रही है, गुल मकई। स्वाभिमान वाहिनी जनजातीय पुलिस बटालियन स्थापित की गई है, किस राज्य ने की है ये, स्वाभिमान वाहिनी। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप किस देश में लगा है, और इसका नाम भी बताना है आपको, क्या नाम है इसका। ये था हमारा आज का 17 जुलाई का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। और हमें फेसबुक पर फॉलो करिए, study@massarda हमारी आईडी है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं MS स्टडी पॉइंट के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।